देश में कोरोना विकराल है, अस्पतालों पर भारी दबाव है। कोरोना का संकट ऐसा है कि इससे देश के हेल्थ सिस्टम की पोल खुल रही है। मध्य प्रदेश से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हर किसी को हैरान कर रही हैं। यह तस्वीर हिंदुस्तान के खोखले हेल्थ सिस्टम की पोल खोल रही है। बेड की तो छोड़िए, अस्पतालों में जगह ही नहीं। लिहाजा संतरे के बागीचे में इलाज का इंतजाम कर दिया गया। एमपी के आगरमालवा में इलाज का यही जुगाड़ है। बिस्तर का तो इंतजाम कर नहीं सकते, लिहाजा बागीचे में दरी और कार्टून पर मरीज लेटे हैं। ड्रिप बॉटल को पेड़ की टहनियों से बांध दिया गया। कोरोना काल में आम आदमी का यही अस्पताल है। खुला आसमान, पेड़ की टहनियों के सहारे ड्रिप बॉटल का इंतजाम, भगवान भरोसे ही मरीज की जान। यह 21वीं सदी के हिंदुस्तान की तस्वीर है। ऐसा हिंदुस्तान जो विश्व गुरु बनने का सपना देखता है, लेकिन यहां के आम लोगों को अस्पताल में जगह तक नसीब नहीं। अस्पताल में जगह तो नहीं है, इसके साथ ही लोगों के डर की बात भी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि लोग अस्पताल में इस डर से नहीं जा रहे कि सर्दी बुखार वाले लोगों को वहां कोरोना वार्ड में भर्ती कर देंगे। खौफनाक पहलू यह है कि इन लोगों का झोला छाप डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। जिला प्रशासन पूरे मामले में जांच की बात कर रहा है। ये शासन के निर्देशानुसार अपन निजी चिकित्सकों पर या जो झोला छाप जो बिना डिग्री के, बिना किसी अनुभव के इलाज कर रहे हैं गाँव में, इनके ऊपर कार्रवाई की गई थी कल। और इनको समझाई दी गई कि लोगों का सही सलाह दें ताकि अस्पताल जाकर के लोग अपने जांच कराएं। जिनको सर्दी खांसी बुखार है, सांस लेने में तकलीफ है, ऐसे मरीजों को अस्पताल भेजें। और यहाँ पे जब जांच हो जाए उसके बाद अगर नेगेटिव आता है तो फिर इनकी जांच कराएं। आगरमालवा के सुसनेर का ये वीडियो है। बताया जाता है कि इलाके के 10 गाँवों के मरीज इसी तरह इलाज करवा रहे हैं। यहाँ ना 2 गज की दूरी है और ना मास्क जरूरी है। यहाँ सब कुछ भगवान के सहारे है। टीम न्यूज़ नेशन। देश में जारी कोरोना संकट से निपटने के लिए वायुसेना के साथ साथ भारतीय नौसेना भी एक्शन मोड में है। बहरीन से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन लेकर आईएनएस तलवार हिंदुस्तान पहुंच चुका है, जबकि कुवैत से ऑक्सीजन लेकर आईएनएस कोलकाता भारत के लिए रवाना हो चुका है। नौसेना का ऑपरेशन ऑक्सीजन। भारतीय नौसेना ने विदेशों से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन से भरे क्रायोजेनिक कंटेनर लाने के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की। भारतीय नौसेना के युद्धक पोत बहरीन, सिंगापुर और थाईलैंड से ऑक्सीजन लेकर आ रहे हैं। इनमें एक पोत आईएनएस तलवार बहरीन से ऑक्सीजन लेकर हिंदुस्तान पहुंच चुका है, जबकि आईएनएस कोलकाता कुवैत के बंदरगाह से रवाना हो चुका है। कुवैत से पहले युद्धपोत ने दोहा से 200 ऑक्सीजन सिलेंडर और 43 ऑक्सीजन कंटेनर उठाए। फिर उसके बाद कुवैत से लिक्विड ऑक्सीजन लेकर रवाना हो गया। इसी कड़ी में सिंगापुर ने भी भारत की ओर मदद का हाथ बढ़ाया। सिंगापुर से आईएनएस एरावत राहत 3650 ऑक्सीजन सिलेंडर भारत के लिए लेकर रवाना हो गया है। युद्धपोत में 8 आईएसओ टैंक समेत और भी कई राहत सामग्री है। इससे पहले सोमवार को नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और उन्हें संकट काल में नौसेना की ओर से किए जा रहे कामों की जानकारी दी। टीम न्यूज़ नेशन। दिल्ली के कई अस्पताल अब भी ऑक्सीजन संकट से जूझ रहे हैं। मरीजों की जान दांव पर लगी है। इस बीच आज सुबह उस वक्त राहत की खबर आई जब ऑक्सीजन के टैंकर लेकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस दिल्ली के कैंट रेलवे स्टेशन पहुंची। दिल्ली में ऑक्सीजन एक्सप्रेस दिल्ली कैंट स्टेशन पर आ रही ये ट्रेन बेहद खास है। दिल्ली में अटकी सांसों के बीच प्राणवायु लेकर आई है ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस। बुधवार तड़के पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस पर 5 क्रायोजेनिक टैंकर हैं। इनमें 103.6 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन है। ये ट्रेन गुजरात के जामनगर के हापा से ऑक्सीजन लेकर चली थी। देश भर में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए रेलवे लगातार मिशन पर लगा हुआ है, जिसके तहत ऑक्सीजन एक्सप्रेस के तहत अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। दिल्ली के लिए बड़ी राहत की बात यह है कि 24 घंटे में उसे 450 मीट्रिक टन से ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई होने वाली है, जिसमें से 244 टन ऑक्सीजन की सप्लाई
हो चुकी है। और कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से ऑक्सीजन एक्सप्रेस लगातार पटरियों पर दौड़ रही है, कई राज्यों कई शहरों तक ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। अब तक रेलवे ने 27 ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए 1585 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की है। इतना ही नहीं, सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि यूपी और दूसरे राज्यों को भी लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। आज लखनऊ 117 टन ऑक्सीजन लेकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंचेगी। इसके अलावा फरीदाबाद 79 टन ऑक्सीजन, जबकि जबलपुर 23 टन ऑक्सीजन पहुंचेगी। कुल मिलाकर रेलवे जिस तरह से ऑक्सीजन एक्सप्रेस के ज़रिए अलग अलग राज्यों और शहरों में ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार कर रही है, उससे कहीं ना कहीं राज्यों को राहत ज़रूर है, लेकिन अभी भी जो दिक्कत है ऑक्सीजन की वो ख़त्म नहीं हो रही है। ऐसे में उम्मीद रेलवे से ये भी की जा रही है कि आने वाले दिनों में ऑक्सीजन एक्सप्रेस की जो अप एंड डाउन है, जो उनकी संख्या है, वो और ज़्यादा बढ़ाई जाएगी ताकि इस किल्लत को जल्द से जल्द दूर किया जा सके। दिल्ली एनसीआर में 8 दिन में 631.53 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई। 27 अप्रैल से 4 मई तक 8 ट्रेन से ऑक्सीजन टैंकर आए। टैंकरों को दिल्ली कैंट, फरीदाबाद, तुगलकाबाद, ओखला और गुरुग्राम में उतारा गया। दिल्ली एनसीआर में ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन 8 दिन में कुल 631.53 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर आए। उत्तर रेलवे के अफसरों के मुताबिक 27 अप्रैल से 4 मई तक 8 अलग अलग ट्रेन में ऑक्सीजन टैंकर आए। इन टैंकरों को दिल्ली कैंट, फरीदाबाद, तुगलकाबाद, ओखला और गुरुग्राम स्टेशनों पर उतारा गया। एक और ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए दिल्ली के अस्पतालों में प्राण वायु की आपूर्ति सुनिश्चित करने की कोशिश हो रही है, तो वहीं देश की राजधानी के अस्पतालों में अब ऑक्सीजन प्लांट भी लगने शुरू हो गए। ये दिल्ली के मंगोलपुरी का संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल है। इस अस्पताल में फ्रांस से मंगवाए गए ऑक्सीजन प्लांट को लगाया गया है। इस प्लांट से हर रोज 80 से 100 बड़े सिलेंडर रिफिल किए जा सकेंगे। इस कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए आहें भरती दिल्ली को एक बड़ी राहत मिली है। राहत इस ऑक्सीजन के नए प्लांट की। ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। फ्रांस से आया जो प्लांट है वो पूरी तरह से चालू हो चुका है और किस तरह से ये वर्क कर रहा है, किस तरह से इसकी स्पेशलिटी रहेगी, वो यहाँ के इंजीनियर हैं सुरेश, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं, जो इस वक्त नए प्लांट का मुआयना करवा भी रहे हैं और तमाम जो डॉक्टर्स हैं जो आने वाले अलग अलग अस्पतालों से उनको इसकी जानकारी भी दे रहे हैं। राजीव गांधी के डॉक्टर इस समय जानकारी ले रहे हैं। सुरेश जी, थोड़ा सा आपसे हम समय चाहेंगे, ये जो प्लांट है जो आपने लगाया, ये फ्रांस से आया है? जी, फ्रांस से आया है जी। किस तरह से काम करेगा, थोड़ा सा बताते चले। जी मैं बताता हूँ। बेसिकली ये एयर से ऑक्सीजन सेपरेट करते हैं इसमें। तो पहला यूनिट हमारा जो एयर कंप्रेशर है, ये एम्बिएंट एयर को हाई प्रेशर में 8 से 10 बार के बीच में कंप्रेस कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट जनरेटर है, ये जनरेटर रेफ्रिजरेटर है जी। इसमें क्या कि एयर के अंदर जो भी मॉइस्चर है वो रिमूव हो जहाँ पे हो जाता है, क्योंकि जनरेटर के ऑक्सीजन जनरेटर के अंदर अगर हम मॉइस्चर वाली एयर देंगे तो उसमें क्या है कि वो ब्लॉक होने के चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहले एयर प्योर होनी चाहिए ऑक्सीजन जनरेशन के लिए, जिसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए या कोई डस्ट पार्टिकल नहीं होना चाहिए। तो जहाँ से जो है हम पूरा मॉइस्चर रिमूव कर देते हैं एयर का। उसके बाद ये स्टोरेज टैंक है एयर का, जहाँ एयर को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट हमारा ऑक्सीजन जनरेटर है। और इसके अलावा उसके बाद कौन सा वो फंक्शन आता है? इसके बाद जो है एयर में से ऑक्सीजन हम अलग कर लेते हैं, नाइट्रोजन को ब्लो अप कर देते हैं। ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस ऑक्सीजन है ये स्टोरेज टैंक में चली जाती है। ये स्टोरेज टैंक रहा। हाँ। इसमें फाइनली जहाँ पे जो फाइनली आपको 95% जो प्लांट की प्योरिटी है वो आपको प्योर ऑक्सीजन इस टैंक के अंदर मिल जाती है जी। बेसिकली इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की है कि एक आपको जब तक आपकी ऑक्सीजन एक सर्टेन लेवल तक प्योर नहीं होगी, ये आपको ऑक्सीजन आगे नहीं जाने देगा। प्लस ऑटोमेटिक प्लांट है, अगर आपकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है तो ये प्रोडक्शन करेगा, अदरवाइज स्टैंड बाई में आ जाएगा। और जब आपकी रिक्वायरमेंट है तो उस हिसाब से ये ऑटोमेटिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता रहता है। कई और प्लांट की दिशा में भी काम किया जा रहा है और इसको ऑनलाइन वेबसाइट पर भी दिल्ली सरकार ने डाला। इस तरह की जानकारी है कि आम लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित माचो के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। चलिए दिल्ली के बाद अब बात करते हैं बिहार की, जहां आज से लॉकडाउन जारी है। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक जरूरी सामान की खरीदारी की छूट दी गई है, लेकिन लॉकडाउन के पहले ही दिन इस छूट की वजह से
बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकले और सोशल डिस्टेंसिंग काफी पीछे छूट गया। आज से अगले 10 दिनों के लिए बिहार में लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है। सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक छूट दी गई इस लॉकडाउन में कि जो लोग खरीदारी करना चाहें किराना के, फल की, सब्जी की, वो खरीदारी कर सकते हैं। मगर होता क्या है कि अमूमन जैसे ही आप रिलैक्सेशन देते हैं, सुबह के वक्त बाज़ार में सबसे ज़्यादा भीड़ दिखती है। इस वक्त हम जिस बाज़ार में मौजूद हैं, आशियाना मोड़ का इलाका है और देखिए यहाँ भी लोग बड़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं। चूँकि आज से लॉकडाउन शुरू है, सुबह में ही लोग खरीदारी कर रहे हैं। उनको पता है कि 11 बजे के बाद वो खरीदारी करने नहीं निकल सकते हैं, इसलिए लॉकडाउन लगाया गया है। और मगर सुबह के वक्त से देखिए किस तरीके की भीड़ बाज़ार में दिखने लगती है। 7 से 11 का रिलैक्सेशन हर दिन रहेगा। आज से जब लॉकडाउन होगा तो 11 बजे तक, कितने बजे तक दुकान खोले रखने बोला गया? 11 बजे तक क्लियर कर देंगे, बंद कर देंगे दुकान। क्या करेंगे, बीच में नहीं करेंगे तो लाएंगे क्या लगे। हुआ है, लोग ये कह रहे हैं सुरक्षा होगा और बाजार वाले कह रहे हैं कि हमारी थोड़ी देर की बिक्री है। लेकिन सुबह के वक्त आपको हम दिखा रहे हैं पटना में बाजार की भीड़। लॉकडाउन का आज पहला दिन है और पहले दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुबह सुबह बाजार पहुंच रहे हैं। उन्हें पता है कि 11 बजे के बाद वो बाहर नहीं निकल सकते हैं और इसलिए सुबह के वक्त से ही ये भीड़ है। जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको छूट दी जाएगी दिन भर, लेकिन जो बाज़ार है, जो बाकी दुकान हैं, कार्यालय हैं, वो बंद रहेंगे। तो इस वक्त मौके की नज़ाकत ये है कि लॉकडाउन की ज़रूरत, लॉकडाउन कितना ज़रूरी था, कितना संक्रमण फैल रहा था? बहुत ज़रूरी था, इसके लिए बहुत ज़्यादा संक्रमण फैल रहे थे। सुबह के वक्त आपको बाजार करने लॉकडाउन के कारण ही निकल रहे हैं? हाँ, सुबह के बाजार करने। सब्जी की खरीदारी कर रहे हैं लोग। पटना की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से लॉकडाउन के पहले दिन सुबह 4 घंटे का रिलैक्सेशन दिया गया है। यानी हर दिन लॉकडाउन में आप 4 घंटे सुबह निकल के खरीदारी ज़रूरत के सामानों की कर सकते हैं। मगर आपको यूं ही रोड पे नहीं चलना है, चेकिंग लगाया जाएगा, हर वाहन की जांच होगी, निजी वाहन पे बिल्कुल पाबंदी रहेगी। आज पहला दिन है, शायद लोगों को समझने में वक्त लगे और यही कारण है कि सुबह के वक्त भी आपको देखिए रोड पर ट्रैफिक भी दिख रहा है, लोग भी दिख रहे हैं। धीरे धीरे जब आज लोगों को ये समझाना शुरू किया जाएगा कि लॉकडाउन है, आपको बाहर नहीं निकलना है, सुबह के वक्त ज़रूरी काम है तभी निकलें, शायद लोग समझ जाएं, क्योंकि ये लॉकडाउन उनकी बेहतरी के लिए किया गया। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना। अब बात उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां डीआरडीओ द्वारा तैयार किया गया कोविड हॉस्पिटल आज से शुरू हो गया। सीएम योगी ने इस अस्पताल का उद्घाटन किया। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता अविनाश सिंह की ये रिपोर्ट। लखनऊ के अवध ग्राम में डीआरडीओ द्वारा तैयार किया गया कोविड हॉस्पिटल आज से शुरू हो गया है। अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे थे और यहां पर पहुंचने के बाद इस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। हालांकि इस कार्यक्रम में खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वर्चुअली जुड़े हुए थे। आप देख सकते हैं कि यह तस्वीर है कोविड हॉस्पिटल की, जिसे डीआरडीओ ने रिकॉर्ड कम समय में तैयार किया है। तकरीबन 2 हफ्ते पहले इस हॉस्पिटल का निर्माण कार्य शुरू किया गया था और आप देख सकते हैं कि अब जाकर यह हॉस्पिटल पूरी तरीके से बनकर तैयार है। चूंकि इस हॉस्पिटल का आज उद्घाटन हो चुका है और आज से ही जो कोविड पेशेंट हैं वो यहां पर एडमिट हो सकेंगे। सबसे खास बात यह है कि तकरीबन 500 बेड का ये हॉस्पिटल है, जिसमें 150 बेड वेंटिलेटर के हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि सामने जो तमाम वेंटिलेटर बेड हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि पहले चरण में आज इसकी शुरुआत की गई है 250 बेड के साथ, यानी कि 250 बेड रहेंगे, जिसमें कि 150 वेंटिलेटर बेड रहेंगे और 100 बेड रहेंगे जनरल वार्ड के, जो कि ऑक्सीजन से पूरी तरीके से लैस रहेंगे। हालांकि आपको बता दें कि इस पूरे हॉस्पिटल में 2 आईसीयू वार्ड और 2 जनरल वार्ड बनाए गए हैं। लेकिन खास बात यह है कि जो भी यहाँ पर मरीज आएगा उसे ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं होगी, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री जब आप यहाँ पर पहुँचे थे उद्घाटन के लिए, तब उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन सप्लाई की जो व्यवस्था है वो भी पूरी तरीके से सुनिश्चित कर ली गई है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि लखनऊ में डीआरडीओ द्वारा जिस हॉस्पिटल का निर्माण कराया गया है, इसके निर्माण के बाद कहीं ना कहीं जो लखनऊ और आसपास के जिलों के लोग हैं उन्हें काफ़ी राहत मिलने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं उत्तराखंड के हरिद्वार की, जहां पार्किंग में खड़े ट्रक में आग लग गई। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, देखिए जरा तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयानक है, कैसे आग के गोले में तब्दील हो गया है ये पूरा ट्रक। खुशकिस्मती ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, किसी की जान पर नहीं बनी, लेकिन तस्वीरें वाकई डराने वाली हैं। बताया जा रहा है कि इस अग्निकांड की वजह शॉर्ट सर्किट है। ये तस्वीरें हरिद्वार की हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं देश की बहस की, जिसके लिए आज का मुद्दा जो आपने चुना है वो मुद्दा है बंगाल की हिंसा रोकने की शपथ में कितना सच। 80% लोगों ने इस मुद्दे को चुना है देश की बहस के लिए। तो आज रात 8:30 बजे इसी मुद्दे पर देश की बहस दीपक चौरसिया के साथ।